प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण डेली न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर्स से रूबरू करवाते हैं, उसी क्रम में आज का करंट अफेयर्स सबसे पहली जो खबर है वो दोस्तों है पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और पेरिस ओलंपिक के अंदर हमारे लिए अब जैसे जैसे इसका पेरिस ओलंपिक जो है वो अपने अंतिम दौर की तरफ पहुंच रहा है, उसी दौरान जो है नीरज चोपड़ा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और ये हमारे लिए एक सुखद सूचना है दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता में, पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 89.45 मीटर की सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। तो उन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका था? 89.45 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फाइनल के अंदर जो है वो उन्होंने 6 प्रयास किए, उसमें से 5 में फाउल होने के बावजूद नीरज का 89.3 मीटर का क्वालिफिकेशन थ्रो उनकी सफलता की कुंजी था। और इस प्रकार से नीरज जो है वो रजत पदक प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए। तो यहाँ अगर अपन लोग देखें तो स्वर्ण पदक जिसे प्राप्त हुआ उनका नाम क्या है? अरशद नदीम। और अरशद नदीम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो भाला फेंक के अंदर जो है पुरुषों की इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जिसने प्राप्त किया वो पाकिस्तान के एथलीट है जिनका नाम क्या है? अरशद नदीम। उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया था। और उसी के बाद में जहाँ पर सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा भारत से हैं, जिन्होंने 89.45 मीटर जो है का थ्रो करके और फिर सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से नीरज चोपड़ा अब उन भारतीय एथलीटों के अंदर शामिल हो गए जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, तो उसके तहत एक तो सुशील कुमार हैं, उसके अलावा पीवी संधू और मनु भाकर भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सुशील कुमार के बाद दूसरा भारतीय पुरुष एथलीट है और कुल मिलाकर तीसरे एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपन लोग ये कह सकते हैं कि नीरज का सिल्वर मेडल भारत की पेरिस गेम्स के अंदर कुल मिलाकर के और फिर कितनी संख्या पहुंच गई है, यानी 5 मेडल भारत ने प्राप्त कर लिए हैं इस पेरिस ओलंपिक में। अगली महत्वपूर्ण खबर फिर हॉकी से है दोस्तों। हॉकी में सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय टीम आखिर में अंतिम समय में जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक का कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है वो यहाँ पर 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और इस प्रकार से लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक है भारत के लिए दोस्तों। ठीक है, तो भारत ने इस प्रकार से जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है पेरिस ओलंपिक के अंदर। अब हम लोग फिर अगर अगली बात करते हैं यहाँ पर तो पेरिस ओलंपिक से ही संबंधित अगली खबर है। और सिडनी के मैक्लाफ्लिकन लेवरोन ने 400 मीटर हर्डल्स में नया विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड मेडल जीता है। तो मैक्लाफ्लिन लेवरोन ये कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में लगातार दूसरी बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से 400 मीटर हर्डल्स में लगातार दूसरी बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल किसने जीता है? मैक्लाफ्लिन लेवरोन ने। और ये लेवरोन कहाँ की है? यूएसए की है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक जो है महत्वपूर्ण खबर थी। और उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर फिर संबंधित है, स्पेस से संबंधित है। और चीन की एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी ने सफलतापूर्वक 18 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। जैसा कि चीन अपने स्वयं के स्टारलिंक नेटवर्क संस्करण को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स की तरह ही है। तो इस प्रकार से चीन ने जो है वो स्टारलिंक के मुकाबले पहले बैच के उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के मुकाबले लॉन्च की गई चीनी उपग्रह परियोजना, और उस उपग्रह परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन। क्या नाम है उसका? 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीन के 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन परियोजना के तहत पहले बैच के उपग्रहों को चिन्हित करता है। यह परियोजना चीन की रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य
स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के अपने स्वयं के संस्करण को विकसित करना है, जिससे वर्तमान में लगभग 5500 LEO उपग्रह कक्षा में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के मुकाबले लॉन्च की गई चीनी उपग्रह परियोजना का नाम क्या है? तो चीनी उपग्रह परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन। क्या नाम है उसका? 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन इसका नाम है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। और अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कॉलेज के छात्रों को 1000 रुपये मासिक सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। और उस योजना का नाम क्या है? तमिल पुथलवन। क्या नाम है उसका? तमिल पुथलवन। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लड़कों के लिए तमिल पुथलवन योजना का उद्घाटन किया। ठीक है, इसके तहत जो है वो 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी विद्यार्थियों को। और इस प्रकार से उन्होंने इस पूरी योजना के लिए 360 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो तमिलनाडु की सरकार ने हाई स्कूल या स्कूल की एजुकेशन पूरी करने के बाद में कॉलेज के छात्रों को 1000 रुपये मासिक सहायता देने के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम क्या है? तमिल पुथलवन नाम है दोस्तों। उसी प्रकार से जो है वो ओडिशा के अंदर अनाज ATM शुरू करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बना है। तो भारत का ऐसा पहला राज्य जहां 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM ओडिशा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में खोला गया दोस्तों। तो इस अनाज ATM के शुरू होने के बाद डीलरों द्वारा PDS लाभार्थियों को उनके हक का अनाज देने में देरी बंद हो जाएगी। और कोई भी व्यक्ति जो है अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरते हुए लाभार्थी मशीन से अपने हक का अनाज प्राप्त कर सकेगा दोस्तों। और ये एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका अक्टूबर में ISS को सोलर कोरोनोग्राफ भेजेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अपन लोग देखें तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अक्टूबर में ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को संयुक्त रूप से विकसित सोलर कोरोनोग्राफ भेजने की योजना बना रहे हैं। क्या भेजने की योजना बना रहे हैं दोस्तों? सोलर कोरोनोग्राफ। ठीक है, और सोलर कोरोनोग्राफ जैसा कि सोलर जो है नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है वो सूर्य से संबंधित है और कोरोनोग्राफ यानी सूर्य के बाहरी सतह। ठीक है, तो सूर्य के बाहरी वायुमंडल या कोरोनो और सौर हवा के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को सोलर कोरोनोग्राफ भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद में आज की अगली खबर फिर जो है वो यहाँ पर लोकसभा में अभी जो सत्र चल रहा है तो उसमें लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक जो है वो सरकार ने पेश किया। किसने पेश किया? सरकार की ओर से वित्त मंत्री सीतारमण ने जो है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया दोस्तों। तो सरकार ने संसद में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया जिससे जमाकर्ताओं के लिए सेवाओं को आसान बनाने और निवेशकों को बिना दावे वाले फंड तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है, इसका उद्देश्य बैंक खातों के लिए नामांकन की संख्या को मौजूदा 1 से बढ़ा करके कितना करना है दोस्तों? 4 करना है। और इसमें जमाकर्ता, बैंक लॉकर धारकों और उनके नामांकित व्यक्तियों को सेवाओं में सहायता मिलने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को पेश किया है। उसके बाद दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यहाँ पर DBS बैंक से संबंधित है। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ सिंगापुर जो है दोस्तों, सिंगापुर का एक वित्तीय सेवा निगम है। इसने तनुष सुशान को पहली महिला CEO नियुक्त किया है। तो इस प्रकार DBS समूह ने जो है वो अपने फर्म की संस्थागत बैंकिंग प्रमुख, ठीक है, तनुष सुशान को जो है वो अपना नया महिला CEO नियुक्त किया है दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, उसके बाद में चीनी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सुंग दाओ ली का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आज मैप ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और पंचमढ़ी और अमरकंटक का जो पूरा क्षेत्र है, तो पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद में
मानव और जैवमंडल कार्यक्रम सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद में जो है वो मानव और जैवमंडल कार्यक्रम सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित है। यहाँ से यमुना की महत्वपूर्ण जो है वो एक सहायक नदी केन नदी इस रिजर्व से होकर बहती है और केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना भी इसी रिजर्व में स्थित है। तो केन बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना किस रिजर्व में स्थित है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हीरे के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, 2020 में यूनेस्को ने इसे मानव और जैवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया था। ठीक है, इस प्रकार से अगली जो हमारी प्रमुख जो खबरें हैं वो राजस्थान के जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिसमें पहला है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो फलोदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो लठियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? फलोदी में स्थित है। राजस्थान की मरु कोकिला किस मांड गायिका के लिए कहा गया है? तो अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा गया है, ये मांड गायिका है। उसके बाद में हरजस क्या है? तो ये हरजस, हरि का जस है ना, ये क्या है? एक भक्ति गीत है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? जला गीत कहते हैं। तेरह ताली नृत्य के अंदर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन लोग मंजीरा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। रवण हत्ता भी एक वाद्य यंत्र है। और लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात से संबंधित लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? टामक है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? कोमल कोठारी जोधपुर के बोरुंदा में स्थित रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। पर्सन ऑफ द डे में हम लोग बात करते हैं खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह का जन्म हदाली पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और उनकी प्रमुख पुस्तकों में एक प्रमुख पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पहली बार 1956 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, और जिसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। और ट्रेन टू पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान का जिस प्रकार से विभाजन हुआ, उस विभाजन की विभीषिका ने किस प्रकार से जो है वो दोनों तरफ के लोग जो है पीड़ित हुए, तथा उसके अंदर दो ऐसे इसमें यूँ कह सकते हो पात्र भी थे जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और वो जब वहाँ से जुदा हुए तो उनकी पूरी कहानी इस ट्रेन टू पाकिस्तान में इन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक से खुशवंत सिंह को जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1974 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 2007 में खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2007 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज के हमारे पर्सन ऑफ द डे कौन है? खुशवंत सिंह। उसके बाद राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वन विकास एवं सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन कुमार जैन को सम्मानित किया गया है। इन्होंने कोटा जिले में 4 लाख पेड़ लगाने का काम किया है पवन कुमार जैन ने। तो वन विकास और सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? पवन कुमार जैन को। ये कहा कि कोटा के कितने पेड़ लगाने में सहायता की है? 4 लाख पेड़ लगाने में। हाल ही में आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? कैलाश मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के डायरेक्टर लजारे एलोंडो ओसोमो ने किस शहर की यात्रा की है? तो जयपुर की यात्रा की है। तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के डायरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है? लजारे एलोंडो ओसोमो। और ओसोमो ने किस शहर की यात्रा की है? जयपुर की यात्रा की है। प्रदेश में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस ने किस अभियान को शुरू किया है ना? तो वो अभियान कौन सा है दोस्तों? ऑपरेशन उल्लास। गुमशुदा लोग हैं उनको तलाश करने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन उल्लास शुरू किया है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किस विधायक को विधानसभा की बैठक से निलंबित कर दिया गया दोस्तों? और उसका नाम क्या है? मुकेश भाकर नाम है। ठीक है, जिनको विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की बैठकों से निलंबित कर दिया, और यह मामला भी सुर्खियों में रहा है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 8 स्थानों पर कितने मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 8 स्थानों पर 7100 मेगावाट, ठीक है, कितने मेगावाट? 7100 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।
राजस्थान सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है। तो राजस्थान सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का पद नाम परिवर्तित करके वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक कर दिया है। तो ग्रेड 2 को क्या कहा जाएगा, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, ग्रेड 2 को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और ग्रेड 3 को शारीरिक शिक्षा अध्यापक कहा जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग में पद नाम को परिवर्तित किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये राजस्थान, भारत और विश्व के महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स को हमने आपके साथ साझा किया है। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस कक्षा को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें दें, हम और भी बेहतर इस कक्षा को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।